देखो, आज की प्लानिंग क्या है, ये है करंट के बारे में बात करेंगे और करंट को आगे बढ़ाते हुए फिर कैपेसिटर में पहुंचेंगे। डायरेक्ट कैपेसिटर में पहुंचने से फिर तुम हो जाओगे वहां परेशान, इसीलिए कैपेसिटर में जाएंगे वाया करंट। और करंट में भी जाएंगे उससे पहले सर्किट पे ऐसे कूद नहीं रहे। पहले आज का टारगेट है विदाउट सर्किट करंट की बात। बिना सर्किट करंट की बात में क्या क्या पूछा जाता है, ये बात आज करने वाले हैं। और ये जो चैट से अगर भेजो ना तो पता नहीं, प्राइवेट मत भेजना, क्योंकि इसको ऐसे भेजना कि मैं आसानी से देख सकूं कहीं से भी। चलो, प्राइवेट वाले में वो इधर दूसरे डिवाइस में दिखता नहीं। चलिए चलिए चलिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। अब छोटा बच्चा कोई अगर होगा, उससे करंट इलेक्ट्रिसिटी पूछोगे तो कहेगा कि भाई हमें स्कूल में पढ़ाया गया था आई इक्वल्स टू चार्ज फ्लो, और नीचे कहा गया था टाइम। चार्ज फ्लो नीचे कहा गया था टाइम। उससे कहोगे भैया चलो क्यू बाई टी लिख दो, और क्यू को चाहो तो एन पुट कर दो, नीचे टी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे कहोगे यूनिट बताओ तो कहेगा एम्पियर। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब होता यह है, बात सुननी पड़ेगी आपको। होता यह है कि क्लासिफिकेशन ऑफ करंट जो किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड सोर्स किया जाता है। जो मैं बात बोल रहा हूँ उस बात से भी सवाल आएगा, तो मेरा बोलना भी बहुत काम का है, इसलिए उस बात को भी सुनते रहिए। मैंने कहा कि क्लासिफिकेशन ऑफ करंट जो किया जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ करंट जो किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड सोर्स की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले मेरे पास एक बात आती है जिसका नाम हम देते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट की बात कहते हैं। अच्छा, डायरेक्ट करंट की जब तुम बात करोगे ना तो इसका जो सोर्स होता है, इसके सोर्स को तुम कहते हो बैटरी। अच्छा, रही बात फोटो की, तो डायरेक्ट करंट का फोटो तुम ऐसे दिखाते हो कि ये करंट टाइम के साथ चेंज नहीं करता, ऐसा होता है। अच्छा ठीक है भाई। तो अब एक करंट होता है जिसको तुम कहते हो ऑल्टरनेटिंग करंट। इसके सोर्स की बात करें, इसका जो सोर्स होता है ये होता है जनरेटर। इसका सोर्स होता है जनरेटर। अच्छा, कोई कहे इसका फोटो दिखा दो, अरे फोटो ये इस तरह का होता है, पूरा चैप्टर ही बना हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया था, ये क्लासिफिकेशन किया था हमने ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड सोर्स। पहली बात तो हमने ऐसे डिवाइड किया था। दूसरा भी डिवीजन करंट का हो सकता है, वो हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ड्यूरेशन कह लो, टाइम ड्यूरेशन कह लो। अब सुनो, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ड्यूरेशन जब कहोगे तब करंट दो तरह के होते हैं। एक को तुम कहते हो आई एवरेज। आई एवरेज जिसको तुमको लिखना हो तो तुम कहोगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी ये हुआ। अच्छा, पहला तो ये हो गया। दूसरा, दूसरा वही इंस्टेंटेनियस। इसी में जब तुम कहते हो डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाए, टेंस टू जीरो, तो उस कंडीशन में तुम आराम से कह सकते हो कि जो तुम्हारा आई इंस्टेंटेनियस होगा, जिसको मैं चलो आई ही लिख देता हूं, तो वहां पे तुम कह सकते हो इसको डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी। अच्छा, तो इससे क्या फायदा होगा? अब आ गया फायदा, समझो ध्यान से। मेरे पास, अगर मैं बेसिक बात करूं तो मेरे पास डाटा है I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। इसका मतलब अगर कोई मुझे कहे कि मैं आपको क्यूटी ग्राफ दे रहा हूं, चार्ज और टाइम का ग्राफ दे रहा हूं, और आप निकाल दो इसका स्लोप, तो चार्ज टाइम के ग्राफ का जो स्लोप है वो मुझे करंट देगा। इसका मतलब Q का डिफरेंशिएशन, Q का जो डिफरेंशिएशन है ये मुझे करंट देता है। यानी कि
Q अगर टाइम का फंक्शन हो तो उसको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, वहां से करंट मिलेगा। फिर से बोल रहा हूँ, Q अगर टाइम का फंक्शन हो तो उसको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, वहां से करंट मिलेगा। अगर Q का हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो करंट मिला, सिंपल सी बात है। इसका मतलब अगर चार्ज का डिफरेंशिएशन किया तो करंट मिला, इसका मतलब करंट का इंटीग्रेशन करोगे तो वापस से चार्ज मिलेगा। ये बात समझो कि अगर तुमने करंट का इंटीग्रेशन कर दिया तो वापस से चार्ज मिल जाएगा, करंट का इंटीग्रेशन वापस से चार्ज देगा। एक बार में लिख भी सकते हैं इसको। अब चूंकि I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी होता है तो इंटीग्रेशन डी क्यू में बोलूंगा तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन आई डी टी। सिंपल सी बात है, यानी कि Q बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन आई डी टी। एक और बात यहाँ से समझ में आ गई, ये इंटीग्रेशन है मतलब एरिया अंडर कर्व है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर कर्व। इसका मतलब अगर IT ग्राफ का एरिया है, IT कहीं ग्राफ दे रखा हो, IT ग्राफ हो, करंट और टाइम का ग्राफ हो, इस करंट और टाइम के ग्राफ का एरिया अपने को चार्ज देगा, छोटी छोटी बातें हैं, सारी बातें काम की है, एक एक बात समझनी पड़ेगी। तो बस आपको सब पता ही है। अच्छा, करंट स्केलर है करंट। अब इसमें कारण क्यों है कि डायरेक्शन तो होता है लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए करंट स्केलर है। डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है वो किधर होता है? अगर मेरे से कोई पूछे कि भैया आप मुझे बताएं डायरेक्शन ऑफ करंट, तो डायरेक्शन ऑफ करंट मेरे से कोई पूछेगा तो मैं उसको दो तरीके से बता सकता हूँ। एक, मैं उसको कह सकता हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिधर पॉजिटिव चार्ज जाएगा उधर ही करंट जाएगा। पहली बात तो मैं उसको ये कह सकता हूँ। दूसरा कह सकता हूँ मैं उसको अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव को प्रोटॉन भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब अगर किसी ने कहा तुमसे कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन को आगे लेके जा रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन अगर आगे जाएगा तो इसके कारण जो करंट होगा वो इधर होगा, पीछे होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, अपने को आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा तो करंट पीछे जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। I का हमारे पास फंक्शन हो तो उसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे चार्ज मिलेगा, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। और I का जो रिलेशन है वो होता है Q बाई टी, और Q को मैं N बोल सकता हूँ, N बाई टी वहां से आ जाएगा। इसमें कहीं से कोई समस्या वाली बात नहीं है, हर चीज हम ध्यान रख सकते हैं, अभी तक में कोई दिक्कत कहीं से भी नहीं चल रही। एक छोटा सा सवाल अगर यहाँ करें तो मन को अच्छा लगेगा। एक सवाल आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, और क्या पेश करना चाहता हूँ तो सवाल पेश करना चाहता हूँ, सवाल पेश। देखिए भैया, ये देखिए भैया, ये ला रहा हूँ, बना रहा हूँ, आ रहा है। ये देखिए, ये मेरे हाथ से लिखा हुआ, ये मैंने इधर फोटो चिपकाया एक। पढ़िए, एक सवाल करिए करंट का सवाल कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस डुप्लीकेट कर लिया जाए 1.6 सेंटीमीटर विथ अ कांस्टेंट स्पीड, रेडियस भी दे दिया, स्पीड कांस्टेंट दे दिया। फटाफट साथ साथ चलो, सांस लेने का समय नहीं है, सांस का लेना। फाइंड आउट करंट फ्लोइंग इन द सर्कल। अरे सर्कल की बात कर दी, सर्कल सुनते ही अपने को समझ में आना चाहिए, ओ पहले तो फोटो बना लेते हैं, ओके। अब कह रहा है कि इसका ये सर्कल रहा, इसका रेडियस है माना r।
और कह रहा है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है भाई, ये इलेक्ट्रॉन है और इसी इलेक्ट्रॉन को इधर आप रिवॉल्व करा दीजिए। ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, इसको हमने इस तरीके से रिवॉल्व करा दी। सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस, माना इलेक्ट्रॉन ऐसे इस पे चल रहा है, तो भाई इलेक्ट्रॉन उधर गया तो करंट पीछे जाएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, हमसे पूछा कितना टाइम लगेगा। अरे भाई टाइम पूछोगे तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 2πr/v लगेगा। लड़ाई है v कैसे निकालें, तो 2πr/v, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं है। अब हमसे पूछा है फाइंड करेंट फ्लोइंग इन द सर्कल। अरे तो आई के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आई के जगह मैं लिख सकता हूँ q/t, और t क्या है, तो t हमने ऊपर लिख दिया, तो t के जगह पे तो बस हो गया सिंपल। I इक्वल्स टू क्यू नहीं इलेक्ट्रॉन, अपॉन टी नहीं 2πr/v, तो आंसर आ गया हमारा ev, नीचे आ गया 2πr। बस ऐसे हो गया सॉल्व, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब कोई कहे नहीं भाई मुझे तो वैल्यू चाहिए, अब वैल्यू दे रखा है तो बिठा दो। आई की वैल्यू क्या क्या है, ईवी था, ई के जगह पे डाल दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। वी दे रखा है कितना देख लो, वी दे रखा है 3.14 इंटू 10⁻17। ओके, तो ये लिख दो 3.14 इंटू 10⁻17 अपॉन, नीचे में कौन था भैया, 2πr था क्या, यस 2πr था, चिपका दो। 2 में तो कोई दिक्कत नहीं है, पाई और उसके बाद रेडियस था कितना था भैया 1.6 सेंटीमीटर। फिर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1.6 इंटू 10⁻², काट पीट कर दीजिए, मैं काटूंगा गंदा हो जाएगा। 1.6 जा रहा है, पाई से ऊपर का पाई निकल गया, देखो ये पाई से ये निकल लिए और 1.6 से ये निकल लिए। रही बात आई की, ये देख रहा है 0.5 बचेगा, कुछ नहीं है इसमें, खत्म, टाटा बाय बाय। अब देखो भैया आगे, कोई दिक्कत वाली बात कहीं से नहीं है। एरिया अंडर द कर्व, अगर आईटी ग्राफ है उसका एरिया निकालूंगा तो आईटी ग्राफ के एरिया से मुझे चार्ज मिलेगा, आईटी ग्राफ के एरिया से मुझे चार्ज मिलेगा, आईटी ग्राफ के एरिया से चार्ज मिलेगा। मान लो एक ग्राफ देता हूं तुमको, एक ग्राफ देता हूं, ला 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 ला, देखो मान लो ये ग्राफ है, सवाल पढ़ लीजिए। देखिए क्या कह रहा है, गिवन ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन करेंट एंड टाइम फॉर अ वायर, करेंट और टाइम के बीच का ग्राफ दे रखा है, बढ़िया। फाइंड आउट अमाउंट ऑफ चार्ज, देखो भैया पूरी बात समझो, चार्ज बराबर एरिया अंडर आईटी कर्व, चार्ज बराबर एरिया अंडर आईटी कर्व, लेकिन कहां से कहां तक, ये मात्र अपने से पूछा है t=2 सेकेंड से t=12 सेकेंड तक, इसका मतलब पूरा एरिया मत निकाल देना, तुम तो t=2 सेकेंड से t=12 सेकेंड तक चलो, इसका मतलब ये वाला एरिया देख लो बस, ये वाला, ये वाला और ये वाला, तीनों, यही बात है, बस कर दीजिए फटाफट, मजा आ जाएगा। मान लीजिए ये एरिया A1 है, ऊपर एक ट्रायंगल दिख रहा है छोटू सा, इसका नाम A2 है, ये रेक्टेंगल दिख रहा है इसका नाम A3 है, तीनों को जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। आसान सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। कोई पूछे आंसर कितना आएगा, मैं घर पे ट्राई करना चाहता हूँ, मैं बताता हूँ भैया एरिया निकाल लो 60 कूलम आएगा, टेंशन की बात मत लो, नो टेंशन नो फिकर, नो टेंशन नो फिकर, कहीं से कोई समस्या नहीं। अब आओ समझते हैं, आगे की बात करते हैं। अब हम अच्छे टॉपिक की तरफ जाना चाहते हैं जो थोड़ा सा समझने का होता है, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कोई लोड नहीं है, अच्छा टॉपिक है, ध्यान से देख लेते हैं, वीडी से लोग लिखते हैं इसको। अब ड्रिफ्ट, अब सुनो कुछ देर सुनो पहले,
पहले मैं बोल रहा हूं उसको जा ख लिख दिया मैंने, सुनो में 100 होता है, सुनो सुनो। अब देखो क्या है मामला, हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्टार्ट करना चाहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ने की जरूरत है, कंडक्टर को समझने की जरूरत है। कंडक्टर में कुछ अजम्पशन मान के चलते हैं। पहला अजम्पशन ये होता है कि हमारे पास, जैसे हमने एक मन ही मन सॉलिड सिलेंडर मान लिया, और दूसरा ये मान के चल रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें खूब सारे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और एनर्जी डेंसिटी को यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा। अभी फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन तुम जानते ही हो, जो आउटर मोस्ट शेल के होते हैं वही फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही चार्ज कैरियर हैं, वही फ्री टू मूव है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैग्नीशियम की बात करोगे, इसका कन्फिगरेशन सोचोगे, जैसे 2 8 2 होता है, तो बाहर वाले में 2 है तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन 2 है, उसी तरह एल्यूमिनियम में 3 है। फालतू की बात नहीं है, काम की बात है, बोले जा रहा हूँ। हेवी आयंस, कंडक्टर के अंदर देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ क्या होगा, कुछ पॉजिटिव हेवी आयंस भी होते हैं। हेवी आयंस में फिर से बोलो, हेवी आयंस का मोशन यहाँ कंसीडर नहीं किया जा सकता। अब जरा देखो, हम सारा कुछ अभी अभी सबसे पहले रूम टेम्परेचर पे बात करते हैं। हमने क्या बोला, हमने बोला भैया कंडक्टर है और कंडक्टर के लिए रूम टेम्परेचर पे बात है। मैं कंडक्टर बोलूं तो समझने के लिए तुम अपने मन से अपने मन में ये सिलेंडर मान लेना। रूम टेम्परेचर मतलब मैं बात कर रहा हूँ 300 केल्विन की, बाहर से कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। हमने कंडक्टर को रूम टेम्परेचर पे रख लिया। कंडक्टर के पास खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, खूब फ्री इलेक्ट्रॉन है, खूब फ्री इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन भर के हैं इसके पास। अब देखो, हर एक इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग टेम्परेचर से एनर्जी लेगा। ये इलेक्ट्रॉन है, ये तुम्हारे रूम से, सराउंडिंग से एनर्जी लेगा। अच्छा, सराउंडिंग से एनर्जी लेगा, एनर्जी लेने से इसकी स्पीड रेंडमली बढ़ेगी, तो इसकी स्पीड रेंडमली बढ़ेगी, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास आएगी रेंडम वेलोसिटी। इसके पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन हैं, सबके पास रेंडम वेलोसिटी आ जाएगी। अच्छा, रेंडम वेलोसिटी आ जाएगी तो फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन, देखो रेंडम मोशन शुरू हो गए। जैसे गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर में जैसे मूव करते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेंडम मोशन करना शुरू करेगा, उल्टा पुल्टा जाना शुरू करेगा। उसको एनर्जी कहाँ से मिली, रूम टेम्परेचर से मिली। कब मिली, जब हमने बाहर से कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं दिया है, बाहर से नो एक्सटर्नल फील्ड, बाहर से हमने कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं दिया, तो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन को रूम टेम्परेचर से एनर्जी ले लिया। अच्छा, और ये जो एनर्जी है इसी को तो थर्मल एनर्जी कहते हैं, ये जो एनर्जी इसने ली है इसी को तो थर्मल एनर्जी कहते हैं। अच्छा, यानी कि यहाँ से जो इसको वेलोसिटी मिल रही है, इस वेलोसिटी को अपन बोलेंगे थर्मल वेलोसिटी। अच्छा, इसका मतलब रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन चल तो रहे होते हैं और थोड़े मोड़े से नहीं चलते। रूम टेम्परेचर पे मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 100 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है। इतने ज्यादा स्पीड से चलने के बावजूद भी कोई करंट नहीं दे पाता। कोई करंट इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि इसके रैंडमनेस होने के कारण, ये रैंडमनेस होने के कारण इसका कोई इफेक्टिव इसका रिजल्ट नहीं निकल पाता। ओवरऑल इसकी एवरेज वैल्यू 0 हो जाती है। ये हम कब की बात कर रहे हैं, हम शुरुआत की बात कर रहे हैं, हम इनिशियल कंडीशन की बात कर रहे हैं, जब हमने कोई एक्सटर्नल फील्ड दी नहीं थी। अब इतना भाषण लिखना संभव नहीं है, इसलिए बोल के काम चला रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यानी कि हम बात कर रहे हैं उस सिचुएशन की जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे था। इसका मतलब कोई हमसे पूछे कि बताओ T इक्वल्स टू 0 पर, शुरुआत में T इक्वल्स टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो तुम बोलोगे u, और u है हमारा 0। अच्छा, थर्मल वेलोसिटी, इसी को थर्मल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, थर्मल वेलोसिटी तुमको याद होगा, केटीजी से पढ़ते हैं, जिसमें कि हम बात कर रहे होते हैं ना, वो √3 kBT अपॉन m होता है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे ले लेते हो। जब इसको 100, कैसे बोला था मैंने उसको, लगभग 100 किलोमीटर के आसपास होता है। 100 किलोमीटर कैसे बोला था, इसको समझाता हूँ। देखो, जैसे V थर्मल कोई तुमसे पूछे तो उसको तुम ऐसे निकालोगे ना, √3 kBT
अपॉन मास किसका, इलेक्ट्रॉन का। अब डाटा रख के देखो, 3 केवी बोल्ट्जमैन 1.38 इंटू 10 रेज टू द पावर मान लो 23 जो भी। अब इसके बाद से टी की वैल्यू कितना रखोगे, 300। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रखोगे, 9 इंटू 10 का पावर 31 ऊपर 31 नीचे। जब इसको सॉल्व करोगे ना, उतना दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। जब इसको सॉल्व करोगे ना, देन यू विल गेट द वैल्यू। कितना, तो 100 किलोमीटर पर सेकेंड। कोई पूछ नहीं रहा, लेकिन मैंने तुमको इसलिए बताया है कि ये बिल्कुल गैस के मॉलिक्यूल के जैसा है, यहीं से कोई समस्या नहीं। अच्छा, अब देखो क्या कह रहा हूं। इतने लड़ाई किस बात की, समझिए, इतने ज्यादा वेलोसिटी के कारण भी करंट नहीं मिल रहा। कारण क्या है, रैंडमनेस। उल्टे पुल्टे चल रहे हैं, सब खत्म। आप बहुत मेहनत करते हैं, आप पढ़ने के लिए बहुत सारा मेहनत करते हैं, पागलों की तरह मेहनत करते हैं। आप नहीं, किसी और बच्चे की बात कर रहा हूं। कोई और बच्चा कोटा में आया या कहीं भी गया, किसी शहर में गया, मम्मी पापा बोले ओ हो मेरा बेटा तो बहुत पढ़ता है। मम्मी पापा का सेंटेंस, मेरा बेटा ऑब्लिक बेटी क्या करता है, बहुत पढ़ता ऑब्लिक पढ़ती है। फिर भी नंबर नहीं आ रहे सफिशिएंट, फिर भी हालत खराब रहती है, फिर भी हालत खराब रहती, नॉर्मल समस्या है ये। अब चलने को तो ये इलेक्ट्रॉन भी चल रहे हैं, बहुत तेज चल रहे हैं, 100 किलोमीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं, फिर भी इफेक्टिव, फिर भी रिजल्ट के नाम पे करंट कुछ नहीं मिल रहा। इसका मतलब कारण इसका क्या है, इसका कारण है रैंडमनेस। उल्टा पुल्टा भागे जा रहे हो। अब कोई आदमी ट्रेडमिल के ऊपर खड़ा होके भागता रहे भागता रहे भागता रहे, तो कहां पहुंचेगा, वहीं रह जाए। समझ रहे हो बात। इसी तरह से स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट बस भागता है, उल्टा पुल्टा भाग रहा है, पढ़े जा रहा है पागलों की तरह, इधर उधर करे जा रहा है, तो अंत में रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा। कारण क्या है, रैंडमनेस। सही दिशा नहीं है। सही दिशा के लिए, सही दिशा के लिए चाहिए होता है टीचर। सही दिशा के लिए चाहिए होता है टीचर। अब साला समस्या क्या है कि तुम टीचर को मानते हो आउटसाइडर, टीचर को तुम मानते हो आउटसाइडर। जैसे तुम टीचर को आउटसाइडर मानते हो तो तुम्हारा रिजल्ट ऐसे होता है। टीचर के पास कोई भी कारण नहीं होता कि तुम्हारे फेल्योर से उसको खुशी मिले, एक भी कारण नहीं होता। टीचर को आउटसाइडर नहीं मानना चाहिए। जब तुम पढ़ रहे होते हो तो तुम्हारे जीवन में टीचर से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होना चाहिए। जब तक तुम पढ़ रहे हो, कितना इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। किससे इंपॉर्टेंट, फैमिली से इंपॉर्टेंट। किससे इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स पेरेंट्स से इंपॉर्टेंट। लेकिन कब, पढ़ते समय, ऐसे नहीं कि हमेशा। जब पढ़ रहे हैं उस समय टीचर से बड़ा कुछ नहीं होता। मैं अपने आप को तो टीचर मानता ही नहीं, मैं तो जनरली बता रहा हूँ कि टीचर जो होते हैं अच्छे वाले, तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। मेरे लिए मेरे टीचर जो हैं वो इस तरीके से। मैं अपने आप को टीचर नहीं मानता, दैट्स व्हाई मैं जीवन में कभी टीचर्स डे सेलिब्रेट नहीं करवाता। चलिए, अब मैं तुमको एक बात बताता हूं, क्या है। अब जैसे ही ये जो इनका रैंडमनेस चल रहा था, जैसे ही इनका रैंडमनेस चल रहा था, तो तुमने इस रैंडमनेस को कम करने के लिए, तुमने रैंडमनेस को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की सप्लाई करी, इलेक्ट्रिक फील्ड की सप्लाई करी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड रैंडमनेस को कम कर देता है, खत्म तो नहीं कर पाता, कम कर देता है, कम कर देता है, और तब करंट का फ्लो होता है। कैसे कम कर देता है, समझिए। जैसे ही तुम कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन उल्टे पुल्टे चल रहे थे, तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड की सप्लाई कर दी, और इलेक्ट्रिक फील्ड के सप्लाई करते ही सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जाने लगे, सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जाने लगे। तुमने यहां से कैसे सप्लाई की, बैटरी लगा दिया। जैसी बैटरी लगा दिया, अब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया था, सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे चले, ये इलेक्ट्रॉन चले, इसका मतलब करंट ऐसे चला। हाँ, तुम चलाते भी तो हो करंट ऐसे, यहाँ से करंट निकालते हो और नचा के वापस ले आते हो। अरे भैया, इलेक्ट्रॉन कभी खत्म नहीं होता, वो इसमें ये सर्कल हमने दिखाया। अच्छा, अब दूसरी बात, बैटरी लगाते ही एक फील्ड पैदा हुई है। जब फील्ड कैसे पैदा हुई, देखो, ये हाई पोटेंशियल पॉजिटिव से लो पोटेंशियल निगेटिव में फील्ड पैदा हुई है। इलेक्ट्रॉन पे ये फील्ड फोर्स लगाएगी, फोर्स लगाने से कैसे लगाएगी,
तो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर जाएंगे। इसी चलने को बोलते हैं ड्रिफ्ट होना, इसी चलने को बोलते हैं ड्रिफ्ट होना। अब जब ये चलेंगे तो क्या होगा? जब चलेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन मोशन में होंगे, रास्ते में आयन भी होगा, रास्ते में इसका वॉल भी होगा कंडक्टर का, इन सब से इनका होगा कोलिजन, इन सब से इनका होगा कोलिजन। और यही कोलिजन, यही डिस्टरबेंस, यही प्रॉब्लम कराता है रेजिस्टेंस, यही कहलाता है रेजिस्टेंस। अब हमारे मन में कई बातें आ रही, हमारे मन में बहुत सारी बातें आ रही कि इलेक्ट्रॉन चलता है तब तो एक्सेलरेशन भी होता होगा। अरे बिल्कुल होगा एक्सेलरेशन। क्या लगाओगे? F इक्वल्स टू QE लगाओगे, बिल्कुल। और वहां से एक्सेलरेशन तुम निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन आराम से निकाल सकते हो, F इक्वल्स टू QE से लगा सकते हो, F इक्वल्स टू MA लगा सकते हो। यानी कि मैं सोचो, अब एक एक इलेक्ट्रॉन के लिए मैं अगर स्पीड सोचने लगूंगा, एक एक इलेक्ट्रॉन के लिए वेलोसिटी सोचूंगा, एक एक इलेक्ट्रॉन के लिए सोचना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हमको एवरेज सोचा जाता है। एवरेज यानी कि जो हम रिलेशन निकालेंगे V इक्वल्स टू U प्लस AT, ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए संभव नहीं है, तो इसलिए एवरेज निकाला जाएगा। एवरेज ऐसे लिखते हैं, U का भी एवरेज, और यहाँ पे ये जो आएगा ये भी एक एवरेज वैल्यू ही है, सब एवरेज वैल्यू निकलती है। अब एवरेज वैल्यू हमें लिखनी है, एवरेज वैल्यू हमें लिखनी है। अब जरा देखो क्या है, V इक्वल्स टू U प्लस AT लगाने जा रहा हूँ। ये जो एवरेज वैल्यू निकल के आएगी ना फाइनल वेलोसिटी की, इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं दोस्त। और U एवरेज, U बोले तो इनिशियल, और इनिशियल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दी नहीं थी, यानी कि रैंडमनेस था, और रैंडमनेस में उल्टा पुल्टा चल रहे थे, तो उल्टा पुल्टा चलने से वेलोसिटी का वेक्टर सम कैंसिल हो चुका था। तो नेट वेलोसिटी शुरुआत में रैंडमनेस के कारण, डायरेक्शन उल्टा पुल्टा, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर, तो ओवरऑल 0 हो गया। प्लस ए कैसे निकालोगे? ए कैसे निकालोगे? थोड़ी सी बात ए की कर लेते हैं, देखो ए की कर लेते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ ए की बात। देखो क्या है हमारे पास F इक्वल्स टू क्या लगाऊंगा? QE। और दूसरी बात F इक्वल्स टू क्या लगा सकता हूं मैं? MA। F इक्वल्स टू लगा सकता हूं MA। दोनों को इक्वेट कर दो तो यहां से देखो A क्या आ गया हमारे पास? A आ गया हमारे पास QE बाई M। Q को E लिख दो तो ये आ जाएगा तुम्हारा EE बाई M। कैसे आएगा ये आप जानते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात। इसी को यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो EE बाई M, ये तुमने यहाँ पे पुट कर दिया। हाँ डायरेक्शन उल्टा होगा, डायरेक्शन उल्टा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चलता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन डायरेक्शन अपने को नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ? मैं दिखाना चाह रहा हूँ यार कि यहाँ पे एक रिलेशन निकल के आया मेरे पास। वो रिलेशन क्या निकल के आया? चुपचाप देख लीजिए। VD का फॉर्मूला निकल के आया। वो क्या आया हमारे पास? EE अपॉन M, साथ में टाउ। तुम बोलो टाउ कहां से आ गया? अरे ये तो तुमने A लिखा है, टाइम भी तो लिखोगे। टाइम भी एवरेज लिया जाता है, जिसको बोलते हो तुम रिलैक्सेशन टाइम। टाउ, टाउ कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम। अभी टाउ के बारे में बात करता हूं, लेकिन फिलहाल एक रिलेशन तुम्हारे पास निकल के आया है, EE अपॉन टाउ। अच्छा अब देखो, कोई बोले भैया देखो ऐसा है कि मुझे इसका वेक्टर सम चाहिए, तो तुम यहाँ पे साइन लगाना नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन के मोशन का डायरेक्शन कैसा होगा? अपोजिट होगा। अब लड़ाई है कि ये टाउ कौन है? टाउ, टाउ कौन है? टाउ को तुम जानते हो, इसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, इसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा नाम तो इसका क्या है? इसको कहा जाता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या है? कि जब दो सक्सेसिव कोलिजन, अब ऐसा डिफाइन किया गया भाई, दो सक्सेसिव कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन जब होगा ना, उस दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जब इलेक्ट्रॉन आराम करता है, तो उस टाइम को अपन टाउ कहते हैं। दो सक्सेसिव कोलिजन, बात सुन लीजिए, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच जब इलेक्ट्रॉन आराम करता है, तो उसी टाइम को हम यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। अब दो सक्सेसिव कोलिजन क्यों है? क्योंकि डिफाइन करने का तरीका है, स्टैंडर्ड तरीका है, इसी तरीके से डिफाइन किया जाता है। अब बात को समझिए, अब क्या क्या हम इसमें समझ सकते हैं। जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात अगर चली रही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बड़ा कम होता है, देखो बहुत कम होता है, 10 का पावर -4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से होता है, बड़ा कम, कोई दिक्कत नहीं। अब
रिलैक्सेशन टाइम मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत बात तुमको समझ में आ गई। अब जरा कुछ रिलेशन के ऊपर बढ़ना चाहते हैं। जैसे कुछ रिलेशन है, पेज ही खत्म हो जा रहा है, खूब सारा आ जाओ ना, काय टेंशन दे रहा भैया, खूब सारा पेज आ जाओ। चलो आओ देखो, एक रिलेशन तुमको पता होगा, ऐसे मैं डिराइव करा सकता हूं लेकिन आवश्यकता नहीं है इसलिए छोड़ दे रहा हूं। आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, ये बच्चे बच्चे को याद होता है, आपको नहीं है तो हो जाना चाहिए, होगा ही, जीनियस है आप। आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, इसको बिल्कुल समझाया जा सकता है कैसे आया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें आप टेंशन लीजिए, सीखने को विशेष कुछ मिलता नहीं, इसीलिए अभी छोड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर साल भर वाला कोर्स करते मजे से आराम से और 12th क्लास में होते तो बढ़िया इसको ड्राइव करते। आई ई ए, अब आई की वैल्यू बोल रहा हूं मैं, एन ई ए वी डी, चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बात यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनना आप क्या बोल रहा हूं, अगर इलेक्ट्रॉन का मान लो ड्रिफ्ट नहीं होगा, सुनो सोचो सोचो सोचो, ये रिलेशन तो आ गया, अब सोच सवाल कैसे है। आई है, ओके, आई में कौन चाहिए, एन, ओके, एन क्या है भैया, एन नंबर है, अच्छा अच्छा, एन नंबर है, अच्छा किसका नंबर है, ठीक है भाई, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है एन, ठीक है मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास एन है, ठीक है कोई परेशानी नहीं। अब ई क्या है, ई हमारा एलिमेंट्री चार्ज है, चलो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद से पहला लफड़ा तो यहीं शुरू हो गया, ये एन नंबर है नहीं, ये है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ये ऐसा है, ये तो नंबर अपॉन वॉल्यूम है, पहली बात देखना दिक्कत कहां आती है। उसके बाद ए की कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं इस वीडी को, कहीं कहीं इस वीडी को देखना न्यूमेरिकल में dx बाई dt लिखा हुआ रह सकता है, हाँ बिल्कुल रह सकता है भाई, क्या दिक्कत है, क्योंकि एक्चुअली में डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो है, ये है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसका मतलब अगर मेरे से कोई आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी बोलेगा तो मैं इसको आराम से ये कह सकता हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट नहीं हुआ, मतलब अगर वीडी नहीं हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट नहीं हुआ तो कंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का चलना जरूरी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का होना जरूरी है। ओके, लेकिन ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया कहां से है, ये रहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं होगी, करंट नहीं होगा, पूरा ऑर्डर है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का होना, इलेक्ट्रिक फील्ड का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुना जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा चलो, एक छोटे से सिचुएशन की बात करते हैं, मैं तुमको कुछ बात बताता हूं, जरूर ध्यान से देखना उसको। एक काम करने वाला हूं मैं आई जो हमारे पास आए ना करंट, इसका एक रिलेशन लिखने वाला हूं, रो एन ए अपॉन एम डब्ल्यू, फिर ई, फिर ए और वीडी, ये एक रिलेशन अभी आने वाला है। अब यहां पे रो जो है, ये देख के लग रहा है इसको डेंसिटी बोल रहे हैं। अब आप समझते हैं Na हमारा अवोगाद्रो नंबर है और mw हमारा मॉलिक्यूलर वेट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो ये mw है इसको हमने नाम दे दिया मॉलिक्यूलर वेट। अब देखो क्या कहने जा रहा हूं, मैंने जानबूझ के ये सेक्शन कराया है, मैंने जानबूझ के ये सेक्शन कराया है क्योंकि करंट सुनते ही हमारे मन में सर्किट 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 चलता है, इसीलिए इस सेक्शन को मैं अभी पहले करके इसको हटाना चाहता हूं समझदारी से। देखो अब मैं छोटे एन की बात कर, तुम देखते रहो, छोटे एन की बात कर, तो छोटे इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी,
यानी कि कुछ लोग इसको नंबर अपॉन वॉल्यूम भी कह देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नंबर नीचे वॉल्यूम। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं n फाइंड कर लूं और वॉल्यूम की जगह, अगर मैं, सुनना ध्यान से, अगर मैं इसको मैं लिख सकता हूं ना n अपॉन v, अगर मैं यहां से n को तो फाइंड कर लूं और वॉल्यूम की जगह मैं ऐसा सोचूं कि डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट लगा के ऊपर में मास और नीचे में अगर मैं वॉल्यूम ऐसे सोचूं तो मेरा v तो ऐसे निकल जाएगा, ऊपर में m और नीचे में रो। सोचो, मेरी जो पूरी उम्मीद है वो इस फॉर्मूले से है, मुझे यहां पहुंचना है। अच्छा ठीक है भाई। अच्छा, अब आराम से देखो, अब हमारा टारगेट है कि यहाँ n कैसे फाइंड करें, n कैसे फाइंड करें, आराम से देख लो। n फाइंड करना चाहते हैं, हो सकता है थोड़ा सा उड़ रहा होगा, लेकिन खुद से जब करोगे ना समझ जाओगे। हमारा टारगेट है n फाइंड करने का। देखो, होता ये है कि क्वेश्चन में दिया रहेगा तुमको कि एक एटम मतलब एक इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो जरा सोचो, नंबर ऑफ एटम अगर हमसे कोई कहेगा n, उसी को तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जरा सोचो, तो क्या हम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को नंबर ऑफ एटम, जिसको कैसे निकाल सकते हो, तुमको मोल पता हो और मोल इनटू अवोगाद्रो नंबर से निकाला जा सकता है। यानी कि नंबर निकालने के लिए मैं आराम से मोल यानी कि गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास इनटू अवोगाद्रो नंबर से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि मेरे पास जो फॉर्मूला है वो है I इक्वल्स टू NeA/Vd। अच्छा ठीक है भाई, अब इसी को जरा मैं ऐसे सॉल्व करूं तो छोटा n जो है नंबर अपॉन वॉल्यूम है, ये लिख दिया हमने। अब उसके बाद से E, A और साथ में Vd, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं देखो I है, अब नंबर की बात है, नंबर हम पहले ही बोल चुके हैं, क्या, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर वेट। ओके, अब लड़ाई ये है कि हमारे पास ये वॉल्यूम अभी मैंने छुआ नहीं है, देखना ये वॉल्यूम हमने अभी बचा के रखा, अभी आगे यूज करूंगा इसको। अब देखना आगे, अब लड़ाई है कि हमारे पास इसको गुना करना पड़ेगा इससे, Na से। अब है E, फिर A और है यहाँ Vd। अब थोड़ी सी मेहनत यहाँ कर रहा हूँ, 1/v जो लिखा हुआ है ना, उस v को बस चेंज कर रहा हूँ, वॉल्यूम को लिख रहा हूँ मास अपॉन डेंसिटी, खेल खत्म। देख लो एक बार, मैं रुकता हूँ, तेज हो गया शायद, रुकता हूँ। मैं रुकता हूँ, ये देखिए, आइए, अब बस कुछ नहीं, रीअरेंज कर लीजिए, मजा आ जाएगा। अब आ गई आई की वैल्यू, क्या आ गई, रो Na MW EA/Vd। तुम बोलोगे करना क्या चाहते हो, आखिर क्यों इतनी मेहनत करा रहे हो। मैं बोलूंगा भैया देख, मेहनत इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इस पे एक सवाल था, और वो सवाल में तुमको देता तो तुम त्राही त्राही कर जाते, परेशान हो जाते। इसीलिए इसीलिए ये काम तुमसे कराया है, तुम इसको ध्यान रखोगे तो बात बन जाएगी। तो तुमको देखो, अगर किसी क्वेश्चन में तुमको डेंसिटी वगैरह की चर्चा अगर वो कर गया तो तुम इसको कर लेना। जिस ज्ञानी को ये याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो मैंने आपको तरीका बताया है, और तरीका बताया ही इसलिए है कि आप तरीका देख देख के पागल हो जाएं और अंत में कहे सार मैं तो याद कर लूंगा, कर लूंगी। इसीलिए इस बात को ध्यान रखिए। अब मैं फिर एक तरीका बताने जाऊंगा, चाहे छोड़ो तरीका क्या बताऊं, सवाल ही दे देता हूं कि पहले तुम थोड़े टेंशन में आ जाओ और उसके बाद तुम खुद इसको करो। एक क्वेश्चन देता हूं, I इक्वल्स टू NeA/Vd, I इक्वल्स टू NeA/Vd। ये बात अपने को पता होनी चाहिए। n क्या है, नंबर बाय वॉल्यूम, n क्या है, नंबर बाय वॉल्यूम। नंबर
नंबर किसका? फ्री इलेक्ट्रॉन का। एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के बराबर, ये यहाँ पे दिया रहता है क्वेश्चन में। एनसीईआरटी वगैरह में खूब सवाल ऐसे मिलते हैं, और एनसीईआरटी 12th वाले की प्रायोरिटी दे जानी चाहिए। आइए एक सवाल आपके सामने पेश मारता हूं, ये देखिए, ये देखिए, करिए तो इसको। ओह, सवाल सवाल तो मैंने दूसरे स्टाइल में दे दिया। चलिए, क्या दिया मैंने लिखा है कि हाउ टू फाइंड करंट इन द कंडक्टर व्हेन नेट लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन इज गिवन। चलिए ऐसे ही कर लीजिए। आपको आपको नेट लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन इज गिवन, आपको लीनियर मोमेंटम गिवन है तब करंट पूछा है। अरे भाई साहब, मोमेंटम गिवन है और करंट पूछ दिया, मोमेंटम गिवन है और करंट पूछ दिया, अब क्या करें? मोमेंटम गिवन है, करंट पूछ दिया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई टाउ बाई एम, ई टाउ बाई एम, ई टाउ बाई एम। करंट डेंसिटी सिग्मा ई, जे बराबर सिग्मा ई, जे बराबर सिग्मा ई। चलो भैया, ये क्या है भाई, क्या कहना चाह रहा है? सवाल पढ़ लिए होंगे आप लोग, आइए समझते हैं, आइए समझते हैं। कल से क्लास रेगुलर चलेगी, कल से क्लास रेगुलर चलेगी, लगातार चलेगा, लगातार लगातार 12th वाला सेक्शन। अब देखो भाई, सर्किट कराऊंगा कल से। अब सवाल ये है कि मुझे कहीं ना कहीं, देखो फॉर्मूला तो एक ही है, I बराबर एन ई ए वी डी, सारी लड़ाई इसी की है। अब मुझे यहां से कहां पहुंचना है? मोमेंटम तक। ओके चलो पहुंचते हैं। I बराबर एन, एन नहीं, नंबर बाय वॉल्यूम, ये वॉल्यूम लिखा हूं, V से वॉल्यूम है भैया, और उसके बाद ई ए वी डी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब चक्कर ये है कि इन में तो कोई समस्या नहीं है, वॉल्यूम को मैं एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ लिख सकता हूं, और उसके बाद ई ए वी डी लिख सकता हूं। फायदा, इस एरिया से इस एरिया को खत्म कर दिया, ये है फायदा। अब आ जाओ भाई, अब आ जाओ साथ साथ, क्या बचा? आई बराबर ऊपर में एन, नीचे में एल, पड़ोस में देखते रहिए, और उसके बाद से ई वी डी, ये बचा। ध्यान रखना, मुझे कहां जाना है? मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम चाहिए, रास्ते में रुकना नहीं है, मोमेंटम चाहिए। ओके, और पता क्या है? वेलोसिटी पता है, मोमेंटम चाहिए, क्यों ना ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो I बराबर एन बाई एल ई वी डी, ऊपर भी मास नीचे भी मास। अरे किसका मास? इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास। अब देखो भैया, अब देखो भैया, वी डी मल्टीप्लाई बाई एम ई, ये क्या देगा? ये ध्यान सुनना, वी डी वेलोसिटी, एम ई मास, ये देगा एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम। एन मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये क्या मिल गया? ये मिल गया नेट मोमेंटम। नेट मोमेंटम समझ में नहीं आया? अरे मैं बता रहा हूं, देखो, नेट मोमेंटम यही तो एन फ्री इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है, एन फ्री इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, और यही तो हमको चाहिए था। यानी कि मैं यहां से एन पकड़ लूंगा, यहां से वीडी पकड़ लूंगा, और यहां से एमी पकड़ लूंगा, और इन सब के बदले पी लिख दूंगा, इन सब के बदले पी लिख दूंगा। तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया, आई बराबर पीई अपॉन मास किसका? इलेक्ट्रॉन का, इंटू एल, इंटू एल, ये लेंथ है। ये फॉर्मूला याद रखिए,
फायदा होगा। मोमेंटम दिया, करंट पूछेगा तो पीई पीई और नीचे एमएल, पी एमएल पी एमएल एमएल पी। वाह बढ़िया हो गया, पी ले एमएल पी ले पी एमएल। वाह, तो ये है भैया मास बोले इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन ही तो चलता है, इलेक्ट्रॉन बोले फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन पी क्या ध्यान रखना, पी हमारे पास नेट मोमेंटम है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम। ये होती है इसकी कहानी, ये होती है इसकी कहानी। चलिए थोड़ा सांस ले लो, सांस ले लो, सांस ले लो, सांस ले लो। चलो अब समझाता हूं। एक टर्म होता है जिसको तुम पहचानते हो और कहते हो करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी कहते हो इसको। अच्छा सर क्या ये करंट डेंसिटी एक्चुअली में क्या है, सही मायने में अगर पूछा जाए, इसको एक रिलेशन आता है। देखो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं। देखो आई जो आता है ना, आई आता है इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए। करंट डेंसिटी का असली फॉर्मूला यही है, किताब में जो लिखा रहता है वो तो स्पेशल केस है, असली फॉर्मूला यही है। स्टेटमेंट वाले सवाल ऐसे ही करेंगे, मेन फॉर्मूला यही है। करंट डेंसिटी जे डॉट डी ए और दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी आए वो हमेशा स्केलर है, और करंट स्केलर होता ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात यहां पे ये है, बात यहां पे ये है कि हम इसका यूज कैसे करते हैं करंट डेंसिटी का। पहली बात, करंट डेंसिटी किताब में क्या लिखा रहता है, किताब में लिखा रहता है करंट अपॉन एरिया, वो तो फर्जी बात है। करंट अपॉन एरिया फर्जी बात है। करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और उसका करंट के साथ रिलेशन आई इक्वल्स टू जे डॉट डी ए होता है। ध्यान रखना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का सरफेस फ्लो ऑफ करंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। फिर से सुनना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का सरफेस फ्लो ऑफ करंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब तुम बोलोगे ये सब सुन के मैं क्या करूंगा, मैं तुमको समझा रहा हूं कि तुम कुछ मत सुनो, तुम बस इतना रखो जे डॉट डी ए, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा, कहीं से तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम बोलोगे क्यों, मैं बताऊंगा। देखो जे डॉट डी ए है, डॉट प्रोडक्ट हटाओगे क्या लिखोगे, जे ए कॉस थीटा, और थीटा क्या लोगे भैया, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड जे वेक्टर। जे वेक्टर क्या है, अरे भाई ये जिधर करंट फ्लो करेगा उधर ही जे वेक्टर होता है, तो टेंशन है नहीं। अब इसमें मैं लिखाना नहीं चाहता, आपको बता रहा हूं। कोई तुमसे पूछे करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, जे वेक्टर है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, तुम कहोगे करंट के डायरेक्शन में। दूसरी भाषा में तुम कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। फिर तुम ये भी कह सकते हो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में। तुम ये भी कह सकते हो निगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट में। कुल मिला के बात ये है भैया कि करंट के डायरेक्शन में जे होता है, और आपको एंगल लेना है जे और ए के बीच में, तो कोई टेंशन नहीं इसमें, विशेष कोई इसमें परेशानी वाली बात है ही नहीं। तुम बोलोगे चलो आगे चलते हैं फिर। अच्छा मान लो थोड़ी सी बात इसमें डिस्कस करें कि भाई चलो ये तो माना कि थीटा मेरे से कोई कहे तो मैं इसको कहूंगा एंगल लेना है, किसके किसके बीच, तुम बोलोगे डीए वेक्टर और फ्लो ऑफ करंट के बीच। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ले लेंगे फ्लो ऑफ करंट के बीच। मान लो अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए सपोज, तो बताओ जे का फॉर्मूला क्या होगा, जे का फॉर्मूला क्या होगा। मैं लिखता हूं तुम बोलना, ऊपर में करंट और नीचे में ए कॉस 0 होगा क्या, यानी कि ये ऊपर में करंट और नीचे में ए आ गया क्या। सोचो सोचो, थीटा 0 होगा तभी तो कॉस 0 1 होगा। अब आ जाओ इस बात पे, अब आ जाओ इस बात पे, हमारे पास तो बात एक ही है भाई, एक ही फॉर्मूला जानते हैं, आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। अब आना ध्यान से, अब आई बाई ए, ओहो आई बाई ए, आई बाई ए जे लिखा जा सकता है, लेकिन हर बार नहीं। जब हमारे पास थीटा
यानी कि एंगल बिटवीन डी ए एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 डिग्री हो तो I बाई ए को J लिख सकते हो। तो मैंने क्या किया, इस ए को नीचे पकड़ लिया, ठीक है भैया। अब भैया ये क्या बच गया, देखो ये बच गया NeVd, यानी कि एक फॉर्मूला आ गया J इक्वल्स टू NeVd। किताब में ये लिख के निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन देखो ये स्पेशल केस है। थीटा क्या होना चाहिए, 0 डिग्री। थीटा क्या है, थीटा एंगल है किसके बीच, एरिया वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट के बीच, ये है बात। अच्छा फिर से याद दिला दूं, भूलना नहीं है। कोई बोले ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है ई बाई एम इंटू टाउ। चाहो तो उसको यहां भी पुट कर सकते हो, देखो ना, जैसे जे क्या आया है तुम्हारे पास, वो आया है एन ई, वीडी था तो वीडी के जगह पे मैं पुट कर देता हूं, देखो ई टाउ बाई एम। ओहो, यानी कि जे बराबर क्या आया, एन ई का स्क्वायर टाउ, और नीचे कौन आया, एम, और साथ में क्या बचा, इधर ई बच गया। अब बात ये है कि ये जो इतना बड़ा टर्म तुम देख रहे हो, इसको गौर से देखो। किसी भी कंडक्टर के लिए एन ये तो नंबर अपॉन वॉल्यूम है, ई अपने आप में एलिमेंट्री चार्ज है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, एम मास, ये किसी भी कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट फॉर कंडक्टर। जैसे ही ये कांस्टेंट फॉर कंडक्टर है तो इतना लिखते ही नहीं है, इस कांस्टेंट के जगह पे एक टर्म ले आते हैं सिग्मा। इस सिग्मा का नाम होता है कंडक्टिविटी, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। अब क्या हुआ है सिग्मा, अरे वही जो कांस्टेंट बच गया, देखो ना, एन बचा, ई स्क्वायर बचा, टाउ बचा, और नीचे बच गया उसका मास। किसका मास, मास तो यहाँ एक ही लोग है चलने वाले इलेक्ट्रॉन, रख लीजिए आप, उसमें क्या जाता है। अच्छा, इसका मतलब ये है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है भाई, ये डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है किस चीज पे, देखो आराम से सोचो। अगर ये कांस्टेंट वैल्यू है तो भाई ये तो इंडिपेंडेंट होगा, कहां पे, ये शेप, साइज, वॉल्यूम, इन तीनों पर डिपेंड ही नहीं करेगा, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, नॉट डिपेंड, इन पे डिपेंड नहीं करता है। थ्योरेटिकल सवाल फंसा देगा तुमको। तो भाई ये एक माइक्रोस्कोपिक फॉर्म लिख लेंगे हम इसी के बहाने ओम्स लॉ का। देखो कैसे, हमारे पास एक रिलेशन आया है, हमारे पास एक रिलेशन आया है, J इक्वल्स टू सिग्मा ई, J इक्वल्स टू सिग्मा ई। आगे बता दूंगा, ये सही मायने में माइक्रो, ये सवाल आएगा यहां से स्टेटमेंट, माइक्रोस्कोपिक, एकदम बढ़िया। ओम्स लॉ ऊपर लिख देंगे, V इक्वल्स टू आई आर। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना, एकदम अलर्ट होके सुनना, एकदम ध्यान से सुनो। ऊपर में लिख देंगे ओम्स लॉ, नीचे में लिख देंगे J इक्वल्स टू सिग्मा ई। दोनों एक है, दोनों एक है, दोनों एक है। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ, इसी के लगे हाथ ओम्स लॉ क्या है लिख ही देता हूं, वो है डेल्टा V इक्वल्स टू आई आर। दोनों एक है, जो ये है वही ये है, दोनों एक है, दोनों, कोई टेंशन वाली बात नहीं है सब। अब जो जो चीजें यहाँ निकल के आ रही रिजल्ट के फॉर्म में, उसको आप ध्यान रखें, सारी चीजें समझने की है, हर चीज आपको काम आएगी, हर चीज आपको काम आएगी, आराम से इसको समझिए। थोड़ी देर इधर उधर देख लीजिए, चांद तारा काउंट कर लीजिए, ला ला ला। कॉपी साथ में उम्मीद है कि लिख रहे होगे। अरे बाप रे, कितना बज गया, 11 बज गया, चलो 11 बज गया। कितने लोग जगे हैं, सो तो नहीं गया, सो गया है ना तो
नो सर। ला 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 ला। हाँ, चलिए, अब जब आप सोए नहीं हैं, जब आप अच्छे हैं, तो मैं आपसे न्यूमेरिकल कराना चाहता हूँ। तो न्यूमेरिकल एक दो कर दीजिए, एक दो होमवर्क में डाल दूंगा, तब आपको अच्छा लगेगा। चलिए, अच्छा ये बताओ मुझे, पहले तो आंसर दो, किस किस को पता है कि ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ है? कोई मुझे समझा सकता है? कैन एनीबॉडी? यस और नो? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है? मान लो सर्सन जन्म में मैंने सवाल दे दिया, बताओ, बताओगे भाई ये ऐसा है? बता सकते हो? बता सकते हो तो हाँ, नहीं बता सकते हो तो ना। ना मने NA, हाँ मने HA। 5 तक गिनूंगा, 1 2 5। अच्छा, चलिए चलिए मैं समझा देता हूँ आपको। पहले तो स्लाइड खत्म हो जाता है यार, कल से 500 डाल दूंगा। घड़ी में 11 देखिए ना, मैंने कहा थोड़ा धीरे हो जाते हैं। चलिए मैं समझाता हूँ आपको। देखिए आज के लिए अंत में रखते हैं, आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह दूंगा, घर पे आप करेंगे, सब कर कंटिन्यू करेंगे। J इक्वल्स टू सिग्मा ए, शानदार बात सीख के जाइए। अच्छा, J को सब कुछ ठीक रहा, भगवान तुम्हारे साथ हैं, तो J को क्या लिख सकते हो? I/A इक्वल्स टू, यहाँ लिख सकते हो, सुनना ध्यान से, यहाँ लिख सकते हो सिग्मा। और E को क्या लिख सकते हो? E को क्या लिख सकते हो जरा ध्यान से बताओ। किसी को याद है? E इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कहता है dB/dr, याद है? dB/dr। और उसी dB को तुम कह सकते हो डेल्टा V, और dr दूरी, माना करंट की कंडक्टर की लंबाई L है, तो डेल्टा V/L लिख सकते हैं। ओह, यानी कि थोड़ा सा इसको समझदारी से अगर किया जाए, देखिए क्या बात बन जाएगी। टर्म एक तरफ कर लो। अब मुझे तो डेल्टा V इक्वल टू IR चाहिए, तो डेल्टा V एक तरफ कर लीजिए, तो डेल्टा V की वैल्यू देखो क्या मिलेगी। देखना अगर मैं गलत हो रहा हूं। IAL, और ये बचेगा 1/सिग्मा। देखो सही है यहाँ। अच्छा, फिर याद आया कि यार 1/सिग्मा तो रो होता है, तो ये बन गया I/A L इंटू रो, और ये क्या बन गया? डेल्टा V। फिर याद आया, अरे यार R इक्वल्स टू रो L/A होता है, तो फिर मैं इसको क्यों ना रीअरेंज कर दूं, और फिर मैं इसको बता दूं कि अच्छा, तो अब तुम लिख सकते हो डेल्टा V इक्वल्स टू ये रो L/V, तो यानी कि ये डेल्टा V इक्वल्स टू क्या बन गया? IR ही तो बन गया। यही है ओम्स लॉ। रो क्या होता है? रो होता है ना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको रेजिस्टिविटी बोलते हो। अच्छा, रो किस पे डिपेंड करता है भाई? रो किस पे डिपेंड करता है? रो किस पे डिपेंड करता है? रो डिपेंड करता है हमारे पास मटेरियल पे। रो जो होता है डिपेंड करता है मटेरियल पे और टेम्परेचर पे, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, ध्यान रखिएगा। रो डिपेंड करता है मटेरियल पे एंड टेम्परेचर पे। सिग्मा के लिए मैंने बात अलग बोली थी, ध्यान रखिएगा, सिग्मा भी इसी तरह का होता है। अब इसमें डायमेंशन पे ये लोग कांस्टेंट है ना किसी भी गिवन मटेरियल के लिए, तो ये डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करेंगे, नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन। कॉमन सेंस की बात है। ये आया कैसे? अच्छा, रो, इसी रो को तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो 1/सिग्मा। रो की यूनिट भी तुम जानते होगे, क्या होती है इसकी यूनिट? ओम मीटर होती है, ओम मीटर होती है। अच्छा, अब यहीं से ओम्स लॉ की शुरुआत हो जाती है, यहीं से ओम्स लॉ की शुरुआत हो जाती है। थोड़ा सा आपको बस आखिरी बात बोल देता हूं, आखिरी बात 3 स्लाइड में बोलूंगा, टक चिक।
चेक। आइए थोड़ा ध्यान समझते हैं क्या है आखिरी बात। करेंट अप्लाइड जो करते हो ना, करेंट जो अप्लाई करते हो, यानी कि जो ऐसा कहते हो पोटेंशियल डिफरेंस से कह दो कि जो तुम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो उसी के प्रोपोर्शनल करंट हमको मिलता है। यानी कि हमेशा टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया को कांस्टेंट अगर रखोगे तब ऐसा मिलेगा। यानी कि तुम कह सकते हो कि भैया यहां से जो V है तो V अपॉन I जब करूंगा तो मुझे कांस्टेंट मिलेगा। अच्छा ठीक है भाई, V अपॉन I कांस्टेंट मिलेगा। अच्छा, इसका मतलब अगर मान लो कहीं V प्रोपोर्शनल I से मुझे कोई कहे ग्राफ बनाने के लिए तो मैं ऐसे खींच सकता हूं, तो ऊपर में V नीचे में I। अच्छा ठीक है, तो अगर बात यहाँ सही है, ग्राफ समझो, V इक्वल्स टू, तुम इसी को कांस्टेंट हटाए क्या बोलते हो IR, कंपेयर कर लो तो क्या बोलोगे Y इक्वल्स टू क्या बोलोगे, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो MX। ओके, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे तो हमने किसको रख दिया, करंट को, तो एक्स एक्सिस पे करंट को रख दिया, वाई एक्सिस पे वोल्टेज को रख दिया। इसका मतलब जो तुम्हारा स्लोप है वो स्लोप क्या देगा, वो स्लोप देगा रेजिस्टेंस, स्लोप देगा रेजिस्टेंस। इसका मतलब अगर ग्राफ V और I का है, लेकिन याद रखना V होना चाहिए Y एक्सिस में, उस कंडीशन में जो स्लोप देगा रेजिस्टेंस देगा, यानी कि रेजिस्टेंस निकालने के लिए tan थीटा फाइंड कर लीजिए। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, कभी कहानी बदल भी सकती है। जैसे मान लीजिए किसी ने क्या किया, ऊपर में I छोड़ दिया, नीचे में V छोड़ दिया, और ये यहां से ऐसे ग्राफ बना दिया, ये एंगल हो गया थीटा। अब अगर तुम सोचोगे V इक्वल्स टू आई आर, तो उस कंडीशन में अब तुमको ऊपर में I है तो यहां से I को अलग कर लीजिए, I इक्वल्स टू V इंटू 1/r। अब जरा कंपेयर करके देखो, Y बराबर mx, x एक्सिस पे तो V है, Y एक्सिस पे तो I है। इसका मतलब जो m हुआ है वो 1/r है, 1/r है। अब इस 1/r का अपने आप में एक नाम है, जैसे रो का रेसिप्रोकल, रो क्या है, रेजिस्टिविटी, उसका जो रेसिप्रोकल होता है उसको तुम क्या बोलते हो, वहां पे कंडक्टेंस ये बोलते हो ना, सिग्मा। देखो यहां पे 1/r को कंडक्टेंस कहा जाता है। देखो कंडक्टेंस, इसको 1/r को कंडक्टेंस। अब क्या है कि कुछ लोग इसको ना G से भी लिखते हैं, G से भी लिखते हैं। जैसे वहां रो का उल्टा होता है सिग्मा, जैसे रो का उल्टा सिग्मा, रो को रेजिस्टिविटी, सिग्मा को कंडक्टिविटी, आर को रेजिस्टेंस, और इसका उल्टा रेसिप्रोकल जो लोग इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। तो जो आर का यूनिट बोलते हो ना ओम, इसी का उल्टा यहाँ पे बोला जाता है, तो ओम इनवर्स इसकी यूनिट होती है। और इसी ओम इनवर्स को कुछ लोग मोह पढ़ते हैं, मोह। ठीक है, चलिए अब इसमें आपको बात समझ में आ गई कि हम रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए स्लोप वगैरह की बात से भी करी जा सकती है, तो आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जाते जाते एक सवाल कर दीजिए, आपको अच्छा लगेगा। एक सवाल आपको देता हूं, आप वो सवाल कर दिया दीजिए कर। एक सवाल राजा, एक सवाल, एक सवाल, ला 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 ला। ओहो, इसको किया जाए।
इसको किया जाए। R1/R2 की वैल्यू बताइए, एक बार में सही बताइए। वन बाई थ्री। चले दिखाता हूं आपको क्या है मामला, समझिएगा। अपने को तो यहाँ पे क्या पूछा है इसने, देखो ग्राफ चूंकि उल्टा है, ग्राफ चूंकि उल्टा है, ये ग्राफ ऊपर में भी नीचे में आई रहता तब तो टेन थीटा बराबर रेजिस्टेंस होता। ये ग्राफ उल्टा है, ऊपर में आई है और नीचे में वी है, ऊपर में आई है नीचे में वी है। ऐसा ग्राफ हो तो टेन थीटा बराबर जी हो जाता है, टेन थीटा बराबर जी हो जाता है। ओके, यानी कि कहानी ऐसे चलने वाली है। मैं यहां से निकालूंगा टेन थीटा वन अपॉन टेन थीटा टू, तो ये मुझे मिलेगा G1 अपॉन G2। टेन 60, एक का टेन 60 है और दूसरे का टेन 30। ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, टेन 60 के क्या होता है भैया, √3, और टेन 30 1/√3, ऐसे डाल लो। सॉल्व किया, ये आ गया 3/1। लेकिन हमसे उल्टा पूछा है, R1 अपॉन R2 पूछा है, ये इसका भी उल्टा हो जाएगा, दैट इज 1/3। बस सही है, सही है। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो मैं एक सवाल होमवर्क में दे रहा हूं, इसको तुम करके लाना। हिम्मत वाली बात है, हिम्मत है तभी होगा, नहीं हिम्मत है तब तो कुछ नहीं होगा। हिम्मत है तो होगा। समझा मैंने सारा दिया है। ये देखो आईआईटी का सवाल है, वन ऑफ द बेस्ट सवाल ऑन करंट डेंसिटी। ये दे रखा है, करंट डेंसिटी यहाँ पे वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। फिर आपसे पूछा है कि करंट बताओ, ऐसे करके करिएगा। इससे बेहतर सवाल नहीं हो सकता, इसको करके लाइएगा। ये HW है। कल यहीं से कहानी आगे बढ़ाऊंगा। कल आपको क्या क्या कराऊंगा मैं आपको एक बार आइडिया देता हूं। कल आपको इसमें ये क्वेश्चन कराने के बाद से R=ρL/A लगाना सिखाऊंगा, और उसके बाद से फिर आपको सर्किट की तरफ ले चलूंगा। फिर सर्किट की तरफ ले चला के फटाफट खूब सारा सर्किट सॉल्व कर लेंगे बैक टू बैक। तो कल कलम कॉपी पेंसिल किताब दिमाग आत्मा परमात्मा सब साथ में लेके बैठे, और आज का लेक्चर तरीके से इसको कर लें, क्योंकि ये लेक्चर ऐसा है जिसको करंट इलेक्ट्रिसिटी में लोग कम भाव देते हैं, लेकिन मामला जब यहाँ से आएगा तो आपको परेशान कर देगा। जैसे कैसे हमने मोमेंटम देके आई पुश देते हैं, प्राण चला जाता है लोगों का। इसीलिए जो जो फॉर्मूले ऐसे निकल के आए हैं उसको आप ध्यान देके पढ़िएगा। मेन फॉर्मूला तो यही है, देख लो, I = NEAVD, लेकिन इसको अलग अलग स्टाइल में लगाने आना चाहिए। छोटे एन का मतलब समझ में आना चाहिए कि छोटा एन जो हमारा होता है वो नंबर अपॉन वॉल्यूम होता है। दूसरा ये रिलेशन निकल के आया, ये अलग तंग कर देंगे तुमको।
मॉलिकुलर वेट वगैरह दे के पूछ पाछ देंगे, आप कहाँ तक परेशान होते रहोगे। इसलिए सबको देख के इसमें से जो कंक्लूजन निकलता है उस कंक्लूजन को ध्यान रखो। हाँ, माना मेन फॉर्मूला I = NeAVD है, लेकिन वो मॉलिकुलर वेट देख के जब हम पूछ लेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे। इसलिए पहले ही डेंसिटी और मॉलिकुलर वेट में करंट का, और ये तो कभी मत बोलना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला E/m×τ। माइनस क्यों लगा है? क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन हमेशा हमेशा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मोशन करेगा। अच्छा, और करंट उसका भी ऑपोजिट करेगा, यानी कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही करंट किधर, जिधर पॉजिटिव चार्ज जाता है। टाउ क्या है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जब इलेक्ट्रॉन आराम करता है उसको बोलते हैं ये। अच्छा, कभी अगर भूल जाओ वीडी अगर भूल जाओ तो ये लगा लेना, और V = U+AT, और V = U+AT जब भूल जाओ उसी समय खुद को प्रणाम कर लेना और आर्ट्स ले लेना। धन्यवाद, आराम कीजिए, मजे कीजिए, बाय बाय।